हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब पता आप लोगों को क्या है, वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। गेन का मतलब लेना। एंथैल्पी क्या है, ये शायद आज हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हों कि ये एंथैल्पी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है अफेक्शन। उसका अफेक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। लव फॉर द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो मुझे लग रहा है जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी एंथैल्पी को लेके है। एफिनिटी का सिंपल सा मतलब है एफिनिटीज फॉर द वर्ड अफेक्शन मीन्स लव। एंथैल्पी क्या है एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहले सिर्फ एंथैल्पी को समझिए, फिर बाकी चीज़ों पे जाएंगे। बुक में जब आप जाके पढ़ेंगे, मुझे ये बात स्पष्ट बता देनी है कि आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए जितना भी समझेंगे वो इस लेक्चर पे ही समझेंगे और फिर वहाँ जाके पढ़ लेना और क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो हमारा सबसे पहला टारगेट है ये समझना कि एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी एक फिज़िकल क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, जैसे मास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, जैसे डेंसिटी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ऐसे ही एंथैल्पी भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। ज़्यादा अच्छा वर्ड बोलूँ तो एक थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटी है। थर्मोडाइनमिकल जो हीट से रिलेटेड रहता है, एक ब्रांच ऑफ साइंस वो थर्मोडाइनमिक्स है, तो उसके अंदर इन्वॉल्व ये एक क्वांटिटी रहती है एंथैल्पी। इस एंथैल्पी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे इस एंथैल्पी के बारे में, यहाँ बस बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ मैं कि एंथैल्पी होती क्या है। किसी भी सिस्टम के अंदर जो हीट कंटेंट होता है वो उसकी एंथैल्पी होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है ए क्या है, वो कोई एक पानी का गिलास हो सकता है, एक बर्फ़ का टुकड़ा हो सकता है, या कोई एक गैसियस कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी समझ लो। ए मेरे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर हीट कंटेंट है H1, H उसका हीट कंटेंट है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया H1। अब A जो है वो B में बदल गया। जैसे मान लो A आइस था और वो B वाटर में बदल गया, तो इसका अपना हीट कंटेंट होगा H2। कितना हीट में चेंज आया वो होगा डेल्टा H, यानी कि H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 दिस इज हीट कंटेंट ऑफ वाटर। अगर मैं सपोज ये कह रहा हूं कि आइस था A और वो वाटर में बदल गया B, लिक्विड में, तो डेल्टा H क्या हुआ, फाइनली क्या हीट कंटेंट है माइनस इनिशियली क्या हीट कंटेंट था। मतलब इसका हीट कंटेंट और इसका हीट कंटेंट डिफरेंस देख लीजिए, वो आपके पास है चेंज इन हीट कंटेंट, जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी, एग्जैक्ट डेफिनेशंस क्या हैं वो सब थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, बस एंथैल्पी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मान लो इसका हीट कंटेंट था 50 जूल, आपने 10 जूल हीट इसको दिया, इसका हीट कंटेंट कितना बन गया 60 जूल। डिफरेंस क्या हुआ 60 माइनस 50 यानी कि 10 जूल। ये 10 जूल है एंथैल्पी चेंज या चेंज इन एंथैल्पी। कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको एनर्जी हर बार देनी पड़ेगी। इस एग्जांपल में बाई चांस देनी पड़ी, हीट आपने दी, ऐसा भी तो हो सकता है कि हीट निकले, ऐसा भी हो सकता है कि हीट निकले, ऐसा भी तो हो सकता है कि B का H2 यानी कि एंथैल्पी कंटेंट A से कम हो, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 50 यानी कि माइनस 10। याद कीजिए 10th में कहीं जरूर पढ़ाया गया होगा, दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। जहां हीट रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक है, जहां हीट एब्जॉर्ब हो वो एंडोथर्मिक है। जैसे पहला एग्जांपल जब था 50 से 10 जूल हीट एब्जॉर्ब हो रहा था, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था। ये जहां 50 से 40 बना है, 10 जूल हीट निकला होगा पक्का, वो एक्सोथर्मिक है। इस एक्सोथर्मिक में डेल्टा H नेगेटिव आया है
और इस एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव आया है। मैं ये मेरी पहली बात याद रख के आगे बढ़ूंगा कि किसी भी सिस्टम में डेल्टा एच जो होता है सिस्टम चेंज के दौरान, जो डेल्टा एच होता है, अगर तो वो चेंज एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और अगर वो चेंज एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ये बात मुझे कहीं धोखा नहीं देगी, एक यूनिवर्सल फैक्ट की फॉर्म में आप इसको याद रख के आगे बढ़ते जाइए। तो ये एंथैल्पी चेंज होती है। ये एंथैल्पी चेंज कितनी तरह की होती है, तो मैं ये कहूँगा कि मैं कुछ काउंट नहीं कर सकता कि ये एंथैल्पी चेंज कितनी तरह की होती है। ये 10, 12, 15 तरह की तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा थर्मोडाइनमिक्स के दौरान, बट ये उससे भी कहीं ज़्यादा तरह की एंथैल्पी चेंज होती होगी। जैसे मान लो मेरे पास आइस है और मैंने उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। मैंने इस दौरान उसको कुछ हीट दिया। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या होगा? आई विल से इट 10 जूल। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या होगा? 10 जूल, क्योंकि मैंने 10 जूल हीट दिया है। इसका कुछ भी रहा हो, मान लो 70 था तो ये 80 बन गया होगा, तो 80 माइनस 70 क्या होगा? 10। क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। अगर बाई चांस रिएक्शन में हीट निकल रही होती तो वही आपका डेल्टा एच क्या हो जाता? नेगेटिव 10। अभी ये पॉजिटिव 10 है। इस एंथैल्पी को मैं कह सकता हूं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसमें 1 मोल सॉलिड को मैं फ्यूज कर रहा हूं, मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर इसी सिस्टम में ये यहाँ पे गैस बन रहा होता तो ये तो सब्लिमेशन था, सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस डेल्टा एच को मैं बोल देता एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अगर मान लो इसके अंदर ये कुछ गैस रहा होता और ये लिक्विड बन रहा होता तो मैं इसको बोल देता एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। हाँ, हालांकि उस टाइम पे हीट मुझे इस तरफ शिफ्ट करनी होती, बट मैं इस बात को यहाँ फोकस नहीं करवा रहा कि वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, वो एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज होगी। मैं इस बात को फोकस करा रहा हूँ कि एंथैल्पी कितनी तरह की हो सकती है, वो उस प्रोसेस के नाम पे डिपेंड करेगा। अगर आप फ्यूज़ कर रहे हैं सॉलिड को तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, अगर आप कंडेंस कर रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, अगर आप सब्लिमेट कर रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो जाएगा। अगर आपके पास कोई 1 मोल सब्सटेंस है, जैसे मान लो मेरे पास 1 मोल मीथेन है और मैं उसको कंबस्ट कर रहा हूँ, जला रहा हूँ, CO2 प्लस वाटर बन रहा है। सी वेरी वेरी केयरफुली, सी वेरी वेरी केयरफुली, ये मैंने वो रिएक्शन लिख दी। अब इस प्रोसेस के दौरान मान लो 90 किलो जूल हीट निकला, सपोज कर लो, मुझे नहीं देखना वो लगा कि निकला, मेरी मानते चले जाओ, हाइपोथेटिकल बातें समझा रहा हूँ। वैसे निकलता ही है, इसमें भी वैल्यू कुछ अलग होती है, ये 90 नहीं होती। तो मैं बोल दूंगा कि डेल्टा एच कितना है, एंथैल्पी चेंज क्या हुआ? 90। नेगेटिव बोलूँगा क्योंकि प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। इसको बोलूँगा मैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन। 1 मोल सब्सटेंस को जब पूरी तरह से कंबस्ट किया और उस दौरान जो हीट चेंज आया उसको बोल रहा हूँ हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अगर वो चेंज एक्सोथर्मिक था तो नेगेटिव, और अगर एंडोथर्मिक था तो पॉजिटिव। ये बिल्कुल आसान सा सिंपल सा वे में हमने एंथैल्पी को समझने की कोशिश करनी है कि ये एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज क्या होता है। चलिए अब मैं अपनी कहानी पे आ जाता हूँ जो मैं यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। मैं किसी एक एटम को यहाँ लेके आ रहा हूँ, फ्लोरीन को ले आता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s7। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, रिजल्ट वो F नेगेटिव बन गया, और जब ये F नेगेटिव बना तो इसने कुछ एनर्जी को रिलीज किया, 333 किलो जूल। थोड़ा बहुत आगे पीछे वैल्यू हो सकती हैं, बुक वाली ही सही मानना, मैं तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो F को मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, F नेगेटिव बन गया, 333 किलो जूल एनर्जी निकल गया। मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ है
तो इसका डेल्टा एच हो जाएगा -333 किलो जूल। ध्यान से देखिएगा बात को। इस डेल्टा एच को क्या बोलता हूं मैं? डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन, जो मुझे आज पढ़ाना है। जब भी कोई एटम 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उस दौरान कुछ हीट चेंज होता है। हीट निकल भी सकती है, लग भी सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्पीसीज पहला इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो हीट निकलती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, सभी में नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो मतलब डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही होगा। अगर मैं इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देना चाहूं, देखिए 2-8 हो गया ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। वैसे तो अब इसके सांस फूल चुके हैं, मतलब इसकी कैपेसिटी नहीं रही अब इलेक्ट्रॉन लेने की। ऑक्टेट पूरा हो चुका है, 2 शेल में 8 ही आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा तो यहाँ सेकंड शेल में हो नहीं सकते। अब मैं अगर इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहूँ और मैं चाहूँ कि ये F2 नेगेटिव बन जाए, ये बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नज़दीक क्यों आएंगे? ये नज़दीक नहीं आना चाहेंगे। एक प्रॉब्लम, इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, इसमें इलेक्ट्रॉन घुसने का सवाल ही नहीं उठता, मतलब दूसरी प्रॉब्लम। फिर भी आपने जिद पकड़ी है मैं तो इलेक्ट्रॉन डालूंगा, तो आपको भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मतलब इसका डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वैल्यू क्या होगा जाने दो उस बात को। वैसे तो प्रैक्टिकली ये कभी सेकंड इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, F2 नेगेटिव आपको कभी दिखेगा ही नहीं, बट मैं थ्योरेटिकल मेरी सोच को डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर ऐसा हो तो क्या हो, तो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इसका पॉजिटिव होगा। फिर आपने चलो जिद करके जैसे तैसे इलेक्ट्रॉन डाल दिया, आपका मन किया एक और डालते हैं, तो भाई फिर 2 नेगेटिव और नेगेटिव में तो और भी ज़्यादा रिपल्शन होगा। ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये उतना ही है, तो रिपल्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा, आपको फिर और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी कि F3 नेगेटिव अगर मैं सोच रहा हूँ तो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। मतलब ये काम मैं कर ही नहीं पाऊँगा। ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसी और एटम की बात करता हूँ यहाँ पे, ऑक्सीजन को ले लेता हूँ। मिलता जुलता सीन है, ऑक्सीजन 2-6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैं उसको एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा हूँ, इसने O नेगेटिव बना लिया, 2-7 बन गया। इसने कुछ एनर्जी को रिलीज़ किया 160 किलो जूल। मतलब मैं समझ गया कि जो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन है वो -160 किलो जूल है। इसका क्या था, यहीं लिख लेता हूँ, -333 किलो जूल पर मोल। और नीचे वाला ऑक्सीजन के केस में क्या आया, -160 किलो जूल पर मोल। मैंने सोचा कि इस O नेगेटिव को एक इलेक्ट्रॉन और देते हैं। तो भाई इसका ऑक्टेट वाला तो प्रॉब्लम है नहीं, अभी ऑक्टेट तो इसका पूरा हुआ नहीं। हाँ, रिपल्शन का प्रॉब्लम जरूर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं O2 नेगेटिव बनाना चाहूँगा, इसको 2-8 बनाना चाहूँगा, तो ये अभी इतना आसान नहीं है, मुझे कुछ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। लेट मी राइट इट 700 किलो जूल। मैं फिर बता रहा हूँ, वैल्यूज़ पे मत जाना, वो बुक वाली फॉलो करना। तो 700 किलो जूल देना पड़ा, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन सेकेंड, ये था डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन फर्स्ट, वो -160 था, और डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन सेकंड वो कितना हो गया, +700 किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन सेकंड हो गया। क्या मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं O को 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहूं और O2 नेगेटिव बनाना चाहूं, तो ये 2 ही काम किए मैंने। 160 यहाँ पे निकला, 700 यहाँ देना पड़ा, तो नेट मुझे 540 किलो जूल देना पड़ा है। मतलब मुझे यहाँ 540 किलो जूल देना ही पड़ेगा। तो यस, ये बिल्कुल सच बात है कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देते हुए, ओवरऑल मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हुए 540 किलो जूल का इनपुट करना पड़ता है। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी? यस, ऑब्वियसली। अब देखो 540 बढ़ा दिया मैंने। फिर आप सोचने लग जाते हैं, अच्छा सर फिर ये होगा क्यों? जब 5 आप एनर्जी बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब तो ये अनस्टेबल हो जाएगा इससे। हाँ, अनस्टेबल हो जाएगा। फिर ये लेगा ही क्यों? ये सब बातें मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये क्यों ले रहा है। एज सच सिर्फ यही काम होना हो तो ये कभी नहीं करेगा, बट ये आगे कुछ और काम करेगा जिसमें इसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, तो वो आगे चल के ही पढ़ाऊंगा। बट आज सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन पे ही फोकस करना चाहता हूँ। वो बॉन्डिंग के दौरान आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा मैं। अभी आप सिर्फ ये देखें, ये डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन सेकेंड था जो पॉजिटिव था, क्योंकि प्रोसेस
एंडोथर्मिक था और ये नेगेटिव था क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक था। और ऐसे मैं कितने ही एग्जाम्पल पुट करूं, मैं हमेशा पाता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम कि पहला इलेक्ट्रॉन लेते हुए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जबकि आगे वाले एंडोथर्मिक हैं। जैसे मैं कुछ नोबल गैसेस को लेके आऊं यहाँ नियोन, और मैं उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहूँ, Ni नेगेटिव बनाना चाहूँ, पहला इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, ये पहला ही स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि नोबल कोर था और नोबल कोर को कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने में, वो बिल्कुल नहीं इलेक्ट्रॉन लेना चाहते, उनका इलेक्ट्रॉन के लिए कोई प्यार नहीं है, उनका इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एफिनिटी है ही नहीं, कोई अफेक्शन है ही नहीं। मैं ऐसा भी बोलना चाह रहा हूँ कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो है, उनको इलेक्ट्रॉन लेने में कोई कतई इंटरेस्ट नहीं है। क्या ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक अलग चीज़ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से? डेफिनेटली एक अलग चीज़ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंपली अफेक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन है, एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो हीट चेंज है जो उस इलेक्ट्रॉन के लेने के दौरान हुआ। वो पॉजिटिव भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और नेगेटिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सिमिलरली पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, लेकिन उल्टा होता है। देखो कैसे, इसको देखें आप, एफ को, इस रिएक्शन को फोकस करें। इस रिएक्शन में मैंने साफ दिखा रखा है आपको कि डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी है, इसकी अफेक्शन है इसका। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर मैं कहूं तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट पक्का पॉजिटिव है इसकी, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत है उसको, 7 इलेक्ट्रॉन है उसको, वो 8 करना चाहता है, इसके लिए वो कतई मना नहीं करेगा, रादर खुश होगा, भाई आजा आजा, 8 पूरे हो जाएं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इस F की बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि एनर्जी निकलती है तो डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा? नेगेटिव। ऑक्सीजन पे आ जाइए, इस रिएक्शन को फोकस कीजिए। इलेक्ट्रॉन लेने में उसको इंटरेस्ट था, यस था, 6 से 7 हो जाए, उससे उसको कई फ़ायदे थे। एक तो उसकी एनर्जी निकल के स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम है, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, वो पक्का इंटरेस्टेड था। डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव आया तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है फर्स्ट। लेकिन मैं सेकंड केस पे देखूं तो ये कतई इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो रहा था। रिजल्टिंग जो मैं कहूँगा वो ये कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड है ना जो भाई, वो नेगेटिव है इसकी, ये नहीं लेना चाह रहा। आप दे रहे हो, उसके बाद वो धक्के से दे रहे हो, आप एनर्जी दे के दे रहे हो, उस टाइम वो ले रहा है, बट 700 किलो जूल हीट लगाना पड़ा, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव हो गया, हाँ एफिनिटी उसकी नेगेटिव। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर नेगेटिव होगी तो डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव होगा एंड वाइस वर्सा? बिल्कुल परफेक्ट, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। हम लोग पढ़ते हुए कई बार समझते हैं एक ही बात तो है, एक ही बात नहीं है, वैल्यूज़ भी डिफरेंट होती हैं। अगर मैं कहूँ कि डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन -333 किलो जूल है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 + 333 किलो जूल पर मोल है तो ये गलत होगा। डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक रिलेशन होता है, उनमें कुछ डिफरेंस होता है, 5/2 RT से रिलेटेड या 3/2 RT से समटाइम रिलेटेड होते हैं। हमें नहीं पढ़ना उस पचड़े में कि उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। हाँ ये श्योर है, एक अगर पॉजिटिव होगी तो दूसरी नेगेटिव होगी। पहला इलेक्ट्रॉन लिए जाने पे जो हीट निकली है वो डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव है और सेकंड और हायर वाले पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट की पॉजिटिव है बट हायर वाली सब इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ होंगी नेगेटिव। नोबल गैसेस के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही पॉजिटिव हो जाती है, एक्सेप्शनल है ये। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहली ही नेगेटिव हो जाती है या मैं कहूँ 0 हो जाती है क्योंकि ये नोबल कोर है और नोबल कोर को कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने में। समटाइम कुछ जगहों पे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस अगर मैं देखूं नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो उस फैमिली में भी एक आध ऐसा मिल जाता है जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा क्योंकि वो अपने आप में स्टेबल हैं, तो वो भी अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते, या तो वो बहुत ही नॉमिनल एनर्जी रिलीज़ करते हैं या फिर समटाइम वहाँ पे भी एनर्जी लगाने की नौबत आ जाती है। तो ये हम ब्रॉडली देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। हम किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए उसको रिलेट करते चले जाएंगे कि भाई एफिनिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगी।
तो मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से एक बार चल पड़ता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन बातों पे डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते होंगे। उसमें पहला फैक्टर है साइज का, दूसरा फैक्टर है जेड इफेक्टिव का, तीसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और चौथा फैक्टर है साइज ऑफ ऑर्बिटल का। मैं समटाइम इसको ऐसे भी समझा सकता था, आसान लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ये भी कह सकता था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सबसे आसान भाषा में थी कि जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी मतलब पावर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, वहीं पावर ऑफ एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा होगी। देखो जैसे मान लो ये हमारे पास कोई एक एटम है, ये कोई एक एटम है, कोई भी एटम 5 इलेक्ट्रॉन वाला बोरॉन समझ लो। अब यहाँ पे उसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा था जो उसने किसी से शेयर कर रखा था, एक्स से शेयर कर रखा था मान लो, तो वो इसको अपनी तरफ खींचता था, उसके पीछे ये जेड इफेक्टिव रेस्पॉन्सिबल था। अगर वो इस एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है अपने अंदर तो इसके लिए भी तो यही रेस्पॉन्सिबल होगा। ये न्यूक्लियर चार्ज ही तो होगा जो इसको खींच के यहाँ तक लाएगा, चाहे दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर था या सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो वही अंदर घुसाएगा इसको। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मुझे लगता है कि सीधा सीधा मुझे बोल देना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं जब लिथियम टू फ्लोरीन इधर जाऊँगा, नोबल गैसेस को तो हटा दूँ, उनकी तो बेचारों की है ही नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं थी उनकी तो मुझे लगता है कि इधर जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना वो बढ़ती जाएगी। ये बात काफ़ी हद तक सही है, बीच में नाइट्रोजन थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नीचे जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती थी। ये भी मोस्ट ऑफ द जगहों पे बात सेट है, बट कुछ जगहों पे गड़बड़ कर देती है। तो इसलिए मैं इस रिलेशन को एज इट इज़ फॉलो नहीं कर सकता। मैंने ये 4 फैक्टर्स सेलेक्ट कर रखे हैं और ये चारों फैक्टर्स मिलके मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताते हैं कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी और किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो चलिए 1 बाय 1 हम इन चारों फैक्टर्स को यहाँ समझते हुए अपने ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड रहने वाला है। पहले 2 ट्रेंड तो बहुत आसान है। साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट है, क्योंकि साइज़ छोटा होगा तो ये न्यूक्लियस है और ये मान लो उसकी आखिरी शेल है, तो किसी बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेना है। पहली बात याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये डिफरेंस बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की प्रॉपर्टी है जब वो किसी से जुड़ा हुआ है। हवा में पड़ा अकेला उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मतलब नहीं बनता, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक आइसोलेटेड एटम का प्रॉपर्टी है। एक आइसोलेटेड एटम कब इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले रहा है वो प्रॉपर्टी है। वो बॉन्डेड फॉर्म में थी, ये एटम की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है आइसोलेटेड फॉर्म में। सो न्यूक्लियस के बाहर ये शेल्स थी, आउटर मोस्ट शेल है, इलेक्ट्रॉन को लेना है। जितना छोटा साइज होगा न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ खींच पाएगा, होल्ड कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियर का चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो भी टेंडेंसी ज़्यादा ही होगी इसकी खींचने की भी और एक्सेप्ट करने की, होल्ड करने की। तो साइज और जेड इफेक्टिव को लेके वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ट्रेंड था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियडिकली मूवमेंट पे बढ़ेगी और मुझे लगता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। ये मुझे क्लियर कट नज़र आता था, लेकिन ये 2 बातें मुझे फिर दोबारा से फोकस करनी थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समटाइम मेरे इस सीक्वेंस को बदल सकती थी। जहाँ पे भी हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती, वहाँ पे मेरे इस कॉन्सेप्ट का, जेड इफेक्टिव का और साइज़ का, या मैं फाइनली बोलूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बंटाधार हो जाता, क्योंकि मुझे पता था हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। स्पेशली मैं हाफ फील्ड पे फोकस करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना समटाइम मुश्किल हो जाता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे पीरियड को फाइनलाइज करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ साइज ऑफ ऑर्बिटल को, ये एग्जाम्पल पे ही समझा दूंगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन भी ले लेता हूँ चलो, हालांकि उसकी एफिनिटी तो 0 ही है। तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है?
ये बात मैं कैसे पता करूं कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी? तो मैं एक काम करता हूं कि मैं ये देखता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आती थी तो एनर्जी कितनी रिलीज करते थे। एफ के केस में मैंने आपको बताया 333 किलो जूल। ओ के केस में आप देखिए ओ नेगेटिव जब बनता था तो वो 160 के आसपास है। मैं फिर बता रहा हूँ, वैल्यूज़ अपनी बुक वाली फॉलो करना। नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन लेने के टाइम जब एन नेगेटिव बनता तो थोड़ा सा एक्सेप्शनल हुआ, 30 किलो जूल के आसपास एनर्जी लग गया। वो क्या गड़बड़ होगी? असल में नाइट्रोजन आपको पता ही है 2p3 था, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था। तो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में तो इलेक्ट्रॉन घुसाना मुश्किल था, ये लेना नहीं चाह रहा था, कंपल्शन में हमने दिया है एन नेगेटिव। कार्बन के केस में जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ और सी नेगेटिव बना तो उस टाइम पे भी कुछ एनर्जी का रिलीज़ हुआ। मैं वैसे ही वैल्यूज़ लिखे जा रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए मेरी बात को। बोरोन के केस में जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, बी नेगेटिव बना तो फिर कुछ एनर्जी का रिलीज़ हुआ। लिथियम के केस में जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, Li नेगेटिव बना तो फिर कुछ एनर्जी का रिलीज़ हुआ। जहाँ जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब बनने वाली स्पीसीज उतनी कम एनर्जी अपने अंदर पोजेस किए हुए है, मतलब वो उतनी ज़्यादा स्टेबल हुई है। F अगर F नेगेटिव में बदल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन नेगेटिव में बदल रहा है तो वो कंपैरेटिवली कम एनर्जी को रिलीज कर रहा है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ उसके उतने ज़्यादा कदम बढ़ रहे हैं। मतलब F नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, मतलब F की शायद इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। नियोन के केस में अगर मैं देखूं तो वहाँ मुझे 160 किलो जूल एनर्जी लगानी पड़ती है, जबकि यहाँ मुझे 333 मिल रही है, यहाँ मुझे 160 मिल रही है, यहाँ मुझे 31 लगानी पड़ रही है, यहाँ मुझे 120 निकल रही है, यहाँ मुझे 90 निकलती दिख रही है, यहाँ मुझे 66 निकलती दिख रही है, यहाँ मुझे 60 निकलती दिख रही है। आप डाटा जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस तैयार करेंगे तो आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि इसकी तो इलेक्ट्रॉन लेने की भयंकर रूप से मनाही है, ये तो बिल्कुल नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स। ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। और आप ध्यान से देखें, जैसे जैसे मैं इधर जाता जा रहा हूं तो रिलीज्ड एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब स्टेबिलिटी इन स्पेसिस की इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उतनी नहीं बढ़ रही जितनी F की बढ़ती थी। मतलब मैं स्पष्ट बोल दूंगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की पीरियड में सबसे ज़्यादा होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद बोरोन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद नाइट्रोजन और सबसे कम एफिनिटी होगी नियोन की। इस तरह से हमारा सीक्वेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन एनर्जी को ज़्यादा रिलीज करता है। जो एनर्जी को ज़्यादा रिलीज करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। चलिए, ये पीरियोडिकल ट्रेंड हमें समझ में आ गया। नॉर्मल कोई मुझसे पूछ रहा है तो मैं यही कहता हूँ कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, बट नाइट्रोजन पे आके मुझे अपने विचार बदलने पड़ते हैं और लास्ट वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से सबसे कम थी। समटाइम जीरो भी लिखा हुआ है, समटाइम नेगेटिव भी, तो दोनों बातों को आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। चलिए, हम लोग एक ग्रुप में बढ़ते हैं। एक ग्रुप में क्या तमाशा चल रहा है उसको भी एक बार समझ लें कि ग्रुप में ये कैसे बदलती होगी। तो मैं आपके लिए 3 ग्रुप रादर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ और मेरी बात को पूरा करता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ ग्रुप 17। क्लास 11th में ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। ग्रुप 17 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट की बातें कर रहा हूँ सिर्फ। एक मैं आपके लिए ले लेता हूँ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ग्रुप 16 का ये आपका मेंबर रहेगा। और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ आपके लिए ग्रुप नंबर, वो है हमारा ग्रुप नंबर आई थिंक 14 ले लेते हैं। सो ग्रुप 14 जो है वो कार्बन की फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। चलिए, डाउनवर्ड मूवमेंट पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे बदलेगी। मैंने पढ़ा था साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, मतलब इसकी सबसे कम, इसकी सबसे ज़्यादा, इसकी सबसे कम, इसकी सबसे ज़्यादा, इसकी सबसे कम, इसकी सबसे ज़्यादा। लेकिन इन रियल ऐसा कुछ नहीं था, कुछ गड़बड़ हो रखा था।
अगर मैं यहां बताऊं आपको तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की थी, उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। यहां पे देखूं तो सबसे ज़्यादा सल्फर की, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर ऑक्सीजन। बहुत अजीब तमाशा है। यहां ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा सोच रहा था, सबसे पीछे चला गया। यहाँ फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा समझ रहा था, बट वो सेकंड नंबर पे चला गया। यहाँ पे देखा तो कार्बन की सबसे ज़्यादा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, यहाँ सब सही चला जैसा सोच रहा था। ये इन पे ज़्यादा दिक्कत आई। एक ग्रुप 15 में भी आ सकती है, बट ग्रुप 15 की मैं ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि ग्रुप 15 तो ऑलरेडी हाफ फील्ड स्टेबल है, तो वो वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा होता, तो वो किस लिए। तो हमें सिर्फ सबसे पहले ग्रुप 17 पे ये बात समझनी है कि क्या चेंज हो रहा है। ग्रुप 17 की अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूं, ये स्पेस रखता हूं अभी, ग्रुप 17 की एनर्जीज़ की बात करूं कि क्या एनर्जी में चेंज आ रहा था प्रैक्टिकली, तो F का जब F नेगेटिव बनाया इलेक्ट्रॉन लेने के बाद तो 333 किलो जूल एनर्जी निकला, यूनिट्स नहीं लिख रहा मैं। Cl का Cl नेगेटिव बनाया तो 350 किलो जूल एनर्जी निकला। ब्रोमीन का Br नेगेटिव बनाया तो 310 किलो जूल एनर्जी निकला। I का I नेगेटिव बनाया तो 280 किलो जूल एनर्जी निकला। सब में ये लो, किलो जूल पर मोल है सभी का यूनिट। ये तो ये डेटा रियली मुझे सजेस्ट कर रहा है कि भाई क्लोरीन की ना इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, 350 किलो जूल एनर्जी निकाल रहा है, उसके बाद फ्लोरीन निकाल रहा है, उसके बाद ब्रोमीन निकाल रहा है, उसके बाद आयोडीन निकाल रहा है। तो इसलिए शायद क्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी है और F की सेकंड नंबर पे चली गई है। और अगर मैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम वाले एरिया पे जाके देखूं तो O के केस में मैंने देखा कि O नेगेटिव जब बन रहा है तो 160 किलो जूल एनर्जी निकल रही थी। S के केस में जब S नेगेटिव बन रहा है तो वो 195 किलो जूल एनर्जी निकाल रहा था। सेलेनियम के केस में जब Sc नेगेटिव बन रहा है तो वो 180 किलो जूल एनर्जी निकाल रहा है। और टेल्यूरियम के केस में जब Te नेगेटिव बना रहा है तो वो 170 किलो जूल एनर्जी निकाल रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इन डेटास पे मत जाओ, लेकिन उस सीक्वेंस के ऊपर जाओ कि इसमें निकलने वाली एनर्जी सबसे कम रही अब की बार, तो फिर इसका नंबर भी सबसे नीचे आ गया। और अगर मैं यही चीज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में देखूं तो मैं वहां क्या पाता हूं कि कार्बन टू जर्मेनियम और टिन, ये जो रिलीज ऑफ द एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली घटता ही है। अगर मैं फ्लोरीन को आउट करके सिर्फ इसको देखूं तो मेरी बात सच है, नीचे जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही है। अगर मैं ऑक्सीजन को बाहर निकाल दूं तो मैं बाकी जगहों पे अपनी बात को बिल्कुल सच होते हुए पाता हूं कि नीचे जाते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट ही रही है। पता नहीं इस फ्लोरीन में क्या हुआ कि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट करता था, नहीं हो पाई, या ऑक्सीजन की मैं सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था एनर्जी, क्योंकि पावर ऑफ अट्रैक्शन तो ज़्यादा है, बट नहीं हो पाई। हम इसको सर्च करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक बार मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये एनर्जी निकलती क्यों है, उसके बाद हम इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सी हियर, मेरे पास ये एक फ्लोरीन और क्लोरीन का एटम है, सिर्फ 2 एटम्स ले रहा हूँ मैं। ये फ्लोरीन का एटम है जहाँ 9 प्रोटॉन्स हैं, और ये आपका 1s2 ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s2 और 2p5। ये फ्लोरीन का सीन है, ऐसे समझ लो। ये न्यूक्लियस है और ये उसके बाहर 2p ऑर्बिटल्स, डंबल शेप की p ऑर्बिटल्स होती हैं, आपको पता ही है, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ के आए हैं। और वहाँ ये 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसमें, 2 इसमें और 1 इसमें। ये यहाँ पड़ा इलेक्ट्रॉन जिसको आप अंदर घुसाना चाहते हो। यहाँ जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर आना चाहता है तो 2 तरह के फोर्सेस अंडर ऑपरेशन हैं। एक, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन। एक और बात याद रखना, 2 अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो एनर्जी निकलती है। 2 सेम चार्ज जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो एनर्जी लगती है। जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां लाना चाह रहा हूं तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव में अट्रैक्शन है, एनर्जी निकलेगी। इस नेगेटिव और इस नेगेटिव में रिपल्शन है, एनर्जी लगेगी। ओवरऑल क्या होगा ये तो बस
नेचर है, वही बता सकता है। क्योंकि मुझे दिखा एनर्जी निकली है तो मैं समझ गया कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दिस एंड दिस ज़्यादा थे और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन दिस एंड दिस कम थे, इसलिए ओवरऑल नटशेल एनर्जी निकली। सपोज करो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी निकलती है वो 633 थी और रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी निकलती है लगती है वो है 300। इलेक्ट्रॉन को अंदर आना है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, एनर्जी निकालेगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, एनर्जी लगेगी। ओवरऑल नटशेल में 333 किलो जूल एनर्जी निकली। ये है मेन पॉइंट। अब जरा क्लोरीन को देखते हैं। ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर ये 3p ऑर्बिटल है, थोड़ी बड़े साइज की ऑर्बिटल है। एक ही दिखा देता हूं, बाकी दो और हैं जिनमें पेयर पड़ा हुआ और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे अंदर आना है। आई एम वेरी मच श्योर्ड कि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि साइज बड़ा है, जेड इफेक्टिव कम होगा, शेल दूर है, इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होगा इस न्यूक्लियस से। रिजल्टिंग जो निकलने वाली एनर्जी होगी वो पक्का कम होगी। मान लो 600 है, इसकी 633 थी क्योंकि न्यूक्लियस ज़्यादा इफेक्टिव था, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावरफुली अपनी तरफ खींचता था, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इतना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं हो पा रहा था इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस से, बिकॉज दूर था, बिकॉज साइज बड़ा था। रिजल्टिंग यहाँ निकलने वाली एनर्जी कम थी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर थे, यहाँ निकलने वाली एनर्जी ज़्यादा थी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर थे, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हैं। अब इसके और इसके रिपल्शन की बात करूं तो आपको पता है ये छोटा सा 2p ऑर्बिटल है जहां ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो उस भीड़ भाड़ वाली जगह पे दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करने वाले हैं, रिपल्शन का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने में आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहां अगर इलेक्ट्रॉन घुसता है तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा एरिया है ऑर्बिटल का, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर एडजस्ट हो सकते हैं, रिपल्शन का एक्सटेंट कम होगा। एनर्जी जो आपको लगानी पड़ेगी इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए क्योंकि काफ़ी कम है, तो आपको बहुत कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। ओवरऑल जब मैं देखता हूं तो 350 किलो जूल एनर्जी क्लोरीन के केस में निकलती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें मिलकर बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा या मुश्किल से लेगा। ओवरऑल दोनों में एनर्जी निकली है। ओवरऑल अगर मैं जोड़ूं उन दोनों एनर्जीज का सम अप करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि दोनों में एनर्जी निकली है, बट क्लोरीन में क्योंकि एनर्जी ज़्यादा निकली है और फ्लोरीन में एनर्जी कम निकली है, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्मॉल 2p ऑर्बिटल जो आप फ्लोरीन की देख रहे हैं, उस स्मॉल 2p ऑर्बिटल में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था और नया इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फेस करता। उस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इतना ईज के साथ यहां नहीं घुस पा रहा था जितना हम एक्सपेक्ट करते थे, जबकि यहां उसको ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। और उसके बाद ब्रोमीन आयोडीन पे जाके देखूं तो इन ऑर्बिटल्स का साइज और बड़ा होता जाएगा। रिपल्शन जब क्लोरीन में ही नहीं है, नॉमिनल सा है, तो ब्रोमीन आयोडीन में तो होना ही कहां से है, तो वहां सिर्फ जेड इफेक्टिव ही डिसाइड करता रहता है। जैसे जैसे जेड इफेक्टिव वहां कम हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, तो एफिनिटी भी घटती जाती हैं। सिर्फ फ्लोरीन में ही ये पंगा हुआ क्योंकि 2p ऑर्बिटल बहुत छोटी थी। और यही समस्या एज इट इज ऑक्सीजन में, यही कर देता हूं। ये ऑक्सीजन था 2p4 और ये आपका सल्फर। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन घुसता तो रिपल्शन का प्रॉब्लम आता, यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्शनली कम होगी। अब वो सबसे लास्ट में जा चला गया, तो इसमें कोई खास इशू नहीं है। वो ये फ्लोरीन का भी कोई ज़रूरी नहीं था कि उस सेकंड ही होता, अगर थोड़ा बहुत और डिफरेंस आ जाता रिपल्शन की वजह से तो ये थर्ड या फोर्थ पे भी जा सकता था। मैं तो रादर उसको फर्स्ट पे पुट करना चाहता था, वो इस रिपल्शन की वजह से सेकंड पे चला गया और ऑक्सीजन तो लास्ट में ही चला गया विद द सेम रीजन। अगर मैं कार्बन की स्टोरी सुनाऊं तो कार्बन में आप ध्यान दें 2p2 कॉन्फ़िगरेशन है, ये लीजिए, ये 2p2 और सिलिकॉन में भी 3p2 सॉरी, एक p ऑर्बिटल खाली होती है उनकी, आप कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लीजिएगा। जब इलेक्ट्रॉन को आना है तो उसको तो खाली ऑर्बिटल में आना है, वहाँ तो रिपल्शन जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। छोटी ऑर्बिटल हो बड़ी हो, क्या खास फर्क पड़ता है, ऑर्बिटल पे एकाधिकार है उसका, तो वहाँ रिपल्शन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमारा जेड इफेक्टिव जेड टोटल वाली स्टोरी सही चलता रहता है और कार्बन की ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है और नीचे जाते हुए वो रेगुलरली ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है, जैसा कि हमारा नॉर्मल कंसेप्ट कहता था। तो ये सारी की सारी स्टोरी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड थी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप्स में किस तरह से चेंज होगी।
सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, 3 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, और भी मिलते जुलते हो सकते हैं, बट एक बार इनको समझे। हाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट चेंजेस ऑन मूविंग डाउनवर्ड इन ए ग्रुप 17, कैसे चेंज होगी और क्यों? ये सबसे ज़्यादा पूछा हुआ सवाल है। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन सेकंड, ब्रोमीन थर्ड, आयोडीन फोर्थ। क्यों फ्लोरीन की एक्सेप्शनली सेकंड होगी, फर्स्ट नहीं हुई? क्योंकि छोटी 2p ऑर्बिटल्स में रिपल्शन की वजह से ये प्रॉब्लम आया कि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम नहीं हुआ, सेकंड हुआ। ओके, वाई डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ क्लोरीन इज मोस्ट नेगेटिव इन ग्रुप 17। अगर आप देखें डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन, तो क्लोरीन के केस में -350 किलो जूल आया था। वो मोस्ट नेगेटिव क्यों था? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छे थे, रिपल्शन बिल्कुल भी नहीं था, और रिपल्सिव फोर्सेस बिल्कुल ना होने की वजह से लार्ज 3p ऑर्बिटल में वो एक्सेप्शनली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो रिलीज कर पा रही थी। रिजल्टिंग डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन मोस्ट नेगेटिव था। वैल्यू कहूँ तो लीस्ट था, मोस्ट नेगेटिव है, -350 तो लीस्ट वैल्यू है, बट मोस्ट नेगेटिव वैल्यू भी क्लोरीन की ही है, और लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्लोरीन की ही है। फिर नेगेटिव वर्ड मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखें। अरेंज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन। ध्यान से देखिए अब इस बात को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अरेंज करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर पे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ग्रुप 17 को। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट देख रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा किसकी थी? क्लोरीन की, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, और सबसे कम आयोडीन की। अगर मैं डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन देखूं तो वो सबसे ज़्यादा किसका था? वैल्यूज़ पीछे स्क्रीन पे देख लेना। -290 आपको आयोडीन का बताया था, वो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन। आई का सबसे ज़्यादा, देन इट इज़ Br, देन इट इज़ F, देन इट इज़ Cl। ये डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन है। नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन अगर मैं कहूँ तो नेगेटिव वैल्यू तो फिर क्लोरीन की ही सबसे ज़्यादा थी। वैल्यू आयोडीन की ज़्यादा है, नेगेटिव वैल्यू क्लोरीन की ज़्यादा है, देन दिस इज एंड दिस वन। ये तीनों सीक्वेंस अच्छे से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन वो बिल्कुल रिवर्ट चलते हैं, बट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो सेम ट्रेंड पे हमेशा मूव करते आपको दिखाई देंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और मुझे लगता है कि मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाने थे वो ओवर हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ तो ऐसे और भी बहुत हैं जो मैं पीरियोडिकली डिस्कस कर सकता हूँ, लैटिस एनर्जी है एंड हाइड्रेशन एनर्जी है, बट अभी नहीं। जब प्रॉपरली इनऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे वहाँ पे हम उन सबको पढ़ेंगे और उनके ट्रेंड्स पढ़ेंगे। आप ये यकीन मानें कि वो जितने भी और प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हीं पे बेस्ड होंगी। नई एटलीस्ट कोई मुझे ध्यान नहीं आ रही जो आपके लिए अभी इस चैप्टर में पढ़ने लायक और इम्पोर्टेंट हो। आप इसको अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ यहाँ आपसे डिस्कशन करूँगा, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें। गुड बाय।